नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी ओशन में। आज भारत दुर्दशा नाटक पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने अंधेर नगरी नाटक पढ़ लिया था और ये दोनों ही नाटक आपके सिलेबस में लगे हुए हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के। तो चलिए शुरू करते हैं भारत दुर्दशा नाटक। और मैं आज आपको अपने जो नोट्स मैंने बनाए थे उससे भी कुछ कुछ पॉइंट्स बनाऊंगी। आपका काम इतना है कि अपनी कॉपी में जो इंपॉर्टेंट तथ्य लगते हैं उनको नोट करते जाइएगा, ठीक है। और डायग्राम के वे में बनाइएगा, अर्थात जैसे कुछ पॉइंट्स आपको लगते हैं कि इंपॉर्टेंट है उन पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा, या फिर आपको लगता है कि हाँ इस प्रकार से हमको इसके जो शॉर्ट नोट्स हैं वो तैयार कर लेने हैं, तो उस प्रकार से आप बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा नाटक की रचना 1880 में मानी जाती है, ठीक है। लेकिन ब्रजरत्नाकर के अनुसार में सन 1876 में भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा ये रचना की गई थी। अब देखिए, अभी प्रश्न बना था 1876 के हिसाब से, अगर इसमें +57 करते हैं तो ये 1933 निकल के आता है, ठीक है। तो 1933 में अगर आप देखते हैं तो 1876 इसका ब्रजरत्नाकर के अनुसार तो ठीक है, लेकिन कूट वाले प्रश्न में ये बहुत सारे बच्चों ने क्लेम कर दिया था कि हमने तो 1880 पढ़ा हुआ है, तो 1876 कहां से आ गया। और सर्वमान्य ये है, ज्यादातर पुस्तकों में आप देखेंगे तो 1880 दिया हुआ है। यहाँ तक कि जो शुक्ल की किताब है या फिर जो रामचंद्र तिवारी की किताब है उसमें भी ये एकदम स्पष्ट तरीकों से लिखा है कि 1880 में भारत दुर्दशा नाटक की रचना की गई थी हरिश्चंद्र के द्वारा। तो इसी वजह से इस प्रश्न को एनटीए ने ड्रॉप कर दिया था। लेकिन कुछ कुछ फैक्ट्स ऐसे होते हैं जो आधे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, आधे बच्चे नहीं कंफ्यूज होते हैं कि हमने ऐसा कैसे हो गया। तो ऐसे जो विवादित प्रश्न होते हैं उनको एनटीए की तरफ से ड्रॉप कर दिया जाता है ज्यादातर केसेस में। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। भारतेंदु ने इसे नाट्य रासक के नाम से पुकारा है। भारतेंदु का यह नाटक अपनी युगीन समस्याओं को उजागर करता है, उसका समाधान करता है। भारत दुर्दशा में कवि ने अपने सामने प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली वर्तमान लक्ष्यहीन पतन की ओर उन्मुख भारत का वर्णन किया है। नाटककार के लिए भारत की परतंत्रता से ज्यादा भारतीय समाज की पतोन्मुखता शोचनीय है। तो आप देखेंगे, जब पढ़ेंगे ये मूल टेक्स्ट इसका पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि प्रतीक के माध्यम से किस प्रकार से भारतेंदु जी ने जो भारत का चित्रण है वो दिखलाया है। और इसी वजह से इस नाटक का नाम भी भारत दुर्दशा रखा है कि पहले जो भारत देश सोने की चिड़िया कहा जाता था वो आज किस प्रकार से पतन की ओर उन्मुख हो गया है। भारतेंदु ने भारत दुर्दशा में प्रतीकात्मक पात्रों की सहायता से दुर्दशा के कारणों की खोज की, जिसमें सबसे बड़ा कारण मदिरा, लोभ, अशिक्षा को माना। उसकी पहचान कर भारतेंदु ने उसका साथ छोड़ने का आग्रह किया। भारत दुर्दशा भारतेंदु युग का दस्तावेज है। इसमें वर्तमान सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक स्थिति स्पष्ट रूप से वर्णित है। यह नाटक भारतीय संवेदना को व्यक्त करने में सफल रही है, ठीक है। अब देखिए, इतना बड़ा पॉइंट है, ये आपके समझने के लिए तो काफी है, लेकिन आप इसको नोट मत कीजिएगा। सबसे पहले नोट क्या करना है आपको, भारत दुर्दशा इसका प्रकाशन नोट करना है, और ब्रजरत्नाकर के अनुसार भी नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए। फिर ये किस विधा में या फिर किस रूप में हमारे सामने आता है, तो ये नाट्य रासक के रूप में आता है। और जो हम लोगों ने अंधेर नगरी पढ़ा था वो आपका प्रहसन के रूप में आया था। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको नोट कर लेने हैं, ठीक है। और इसमें किस प्रकार से पात्रों को चित्रण किया है, तो प्रतीकात्मक पात्रों का उपयोग हुआ है। देखिए, आप जितना शॉर्ट नोट्स बनाएंगे ना उतना आपके लिए आगे फायदा होगा, ठीक है। और मैंने पूरा नोट्स कैसे बनाए और किस प्रकार से मैंने अपने नोट्स बनाए थे वो वीडियो भी आपको शेयर किया हुआ है। वो वीडियो अगर अभी तक नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिएगा, तो आपको एक मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा कि हमको नोट्स कैसे बनाने हैं। पीडीएफ तो आपके पास में ढेर हो जाएगी, और इतनी पीडीएफ हो जाएगी तो उसको आप रिविजन नहीं कर पाएंगे एक दिन में। लेकिन आप अगर कोशिश करेंगे कि छोटे छोटे पेजेस में और जो कृतियां लगी हुई हैं उनको छोटे में लिख लेंगे तो आप रिविजन जरूर कर पाएंगे एग्जाम में। और मैंने भी ऐसे ही किया था। ऐसा नहीं कि एक यूनिट को पकड़े बैठे तो एक ही यूनिट को पढ़ रहा है, क्योंकि 10 यूनिट है और 10 यूनिट से आपके प्रश्न बनते हैं। नवजागरण के दौर में भारत दुर्दशा ने एक मशाल की भूमिका निभाई, जिसमें भारतीयों की लक्ष्यहीन पतनमुख सोच को नई दिशा प्रदान की है। तो देखिए, इसमें पात्र कौन कौन से हैं। सबसे पहले भारत है। यह नाटक का नायक है जो अत्यंत दुर्बल, कमजोर तथा दीनहीन दशा में दिखाई देता है। फिर भारत दुर्दैव है। यह नाटक का खलनायक या प्रतिनायक है जो बहुत शक्तिशाली है। भारत भाग्य, तो भारत के नाम से 3 लोग हैं, भारत है, भारत दुर्दैव और भारत भाग्य है। यह भारत को बार बार नींद से जगाने की चेष्टा करता है लेकिन सफल नहीं हो पाता है। अन्य पात्रों में देखेंगे तो योगी है, निर्लज्जता, आशा, सत्यानाश, फौजदार, रोग, आलस्य, मदिरा, अंधकार, सभापति, बंगाली, कवि, महाराष्ट्री एडिटर, 2 देशी महाशय, डिसलॉयल्टी आदि। तो इसमें अब देखते हैं इसकी समीक्षा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि नाटक भारत दुर्दशा में कितने अंकों में विभाजित है। तो ये इसमें 6 अंक हैं, और उन 6 अंकों के नाम भी अभी मैं आपको बताऊंगी आगे।
यह एक रूपक में अलौकिक देश का प्रेम परिचय दिया है और भारत दुर्दशा के 6 अंकों में विभक्त दुखांत नाट्य रासक है। तो एक देखा जाए तो ये दुखांतक नाट्य है और इस प्रकार से वो जो भारत भाग्य है वो अपनी हत्या भी कर लेता है, लास्ट में आत्महत्या कर लेता है। तो वो भी आप देखेंगे जब मूल टेक्स्ट को पढ़ेंगे। द्वितीय अंक में भारत स्वयं आकर अपनी हीन अवस्था पर अपने उद्गार प्रकट करता है, आशा निर्लज्जता के साथ भारत को उठाकर ले जाती है। तो देखिए इसमें अब प्रश्न ये भी बन रहा है कि कौन से अंक में कौन से पात्र का प्रवेश हो रहा है। तो मैंने जब अपने नोट्स बनाए थे, क्योंकि मैंने मूल टेक्स्ट पढ़ा हुआ है तो शॉर्ट नोट्स में मैंने लिख भी लिया था। आपको मैं अगर दिखाऊंगी तो मैं दिखा भी चुकी हूँ आपके नोट्स, हालांकि यहाँ पे भी आपको नहीं दिखेगा। मैं आपको बता दे रही हूँ कि किसमें आपको कौन सा पात्र देखने को मिलेगा। सबसे जो पहला अंक है उसमें तो केवल योगी है, आप नोट कर लीजिए। पहले अंक में योगी है, फिर दूसरे अंक में जो है वो भारत आता है, निर्लज्जता और आशा, ये तीनों ही है। ठीक है, दूसरे अंक में कौन है? भारत है, नोट कर लीजिए, भारत, फिर निर्लज्जता, उसके बाद में आशा, 3 पात्र आ रहे हैं। तीसरे अंक में देखे जाए तो तीसरे अंक में भारत दुर्दैव आता है, सत्यानाश फौजदार आता है। चौथे अंक में रोग है, भारत दुर्दैव है, मदिरा है और अंधकार है। ठीक है, पांचवें अंक में 7 सभ्यों की कमेटी है और जो 7 सभ्य हैं वो कौन कौन है, वो उनके नाम आप नोट कर लीजिए, क्योंकि मैंने 7 सभ्यों के नाम भी नोट कर लिए थे। सबसे पहले सभापति हैं, दूसरा जो सभ्य जो कमेटी है उसका आदमी है बंगाली, तीसरा है महाराष्ट्री, चौथा है एडिटर, पांचवा है कवि और छठवें और सातवें हैं 2 देशी महाशय। ठीक है, तो इनको आप नोट कर लीजिएगा, सभापति, बंगाली, महाराष्ट्री, एडिटर, कवि और 2 देशी महाशय। तो अगर आप देखें तो जो छठवां अंक है वो भारत भाग्य उसमें आता है और वो बोलता है कि भारत के भुज बल जग रक्षित, भारत विद्या लही जग शिक्षित। तो इस प्रकार से आपको नोट्स बनाने हैं और मैंने पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर भेजा है, आप मूल टेक्स्ट जरूर पढ़ लीजिएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप 1 से 2 दिन में पूरा नाटक पढ़ लेंगे आराम से। तीसरे अंक में भारत दुर्दैव बड़े ही अभिमान से भारत की हीन और विपन्नावस्था का वर्णन करता है। भारत दुर्दैव सत्यानाश फौजदार, फूट, संतोष, डाह, लोभ, भय, उपेक्षा, स्वार्थपरता, दुर्भिक्ष, अतिवृष्टि, अनावृष्टि आदि की सहायता से भारत के धन, बल और विद्या तीनों नष्ट करता है। भारत दुर्दैव के फौजदार सत्यानाश अपने साधारण सैनिकों को नादिर शाह, चंगेज, तैमूर आदि बताते हैं। इसके पश्चात भारत के निजी दोषों का भारत दुर्दैव के सैनिकों के रूप में वर्णन किया गया है। प्रथम स्थान धर्म को दिया गया है, जिसके कारण भारत का पतन हुआ है। अधोगति के अन्य मूल उपादान आपसी मतभेद, वर्ण व्यवस्था, बाल विवाह, विधवा विवाह निषेध तथा समुद्र यात्रा निषेध आदि को माना गया है। तो एक जमाने में जब अगर आदमी बाहर समुद्र यात्रा पार करके दूसरे देश में चला जाता था तो उसको भी एक तरीके से जाति से अलग हटा दिया जाता था, है ना, तो वो अपनी जाति में शामिल नहीं किया जाता था। और प्रेमचंद का एक उपन्यास भी है इसी पर आधारित। चौथे अंक में भारत दुर्दैव रोग, आलस्य, मदिरा, अंधकार आदि संग भारत के नाश की तैयारी करता है। इनमें प्रभावित आक्रमण ने भारतीय जनता का दयनीय चित्र उपस्थित किया गया है। देखिए इसमें मैंने लिखा भी हुआ है कौन कौन किस में आ रहा है, लेकिन आपको अपने नोट्स जरूर बना लेने हैं कि पहले अंक में कौन आया, पहले अंक का नाम क्या है, दूसरे अंक का नाम क्या है ना। तो पहले अंक का नाम अगर नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए, स्थान बीथी है, दूसरा है टूटे फूटे मंदिर, तीसरा है मैदान, चौथा है कमरा, पांचवा है किताब खाना और छठवां है मध्य भाग। इस प्रकार से आप नोट कर लीजिएगा इसको शॉर्ट में, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई भी प्रश्न अगर आ जाता है तो आप आसानी से हल कर पाएंगे। पांचवा अंक है, इसमें 7 संभ्रांत शिक्षित समुदाय की एक छोटी सी समिति भारत दुर्दैव से भारत की रक्षा का उपाय सोचती है। वहीं पर डिसलॉयल्टी का प्रवेश होता है। तो 5वें अंक में डिसलॉयल्टी आती है और वह इंग्लिश पॉलिसी नामक एक्ट की हाकिमेच्छा नामक दफा से सबको पकड़ ले जाती है। फिर अंतिम जो अंक है, छठा अंक, उसमें भारत भाग्य अचेत पड़े हुए हैं, भारत को जगाने की चेष्टा करता है। वह उसके पूर्व गौरव का वर्णन कर उसे चेतन करना चाहता है। अंग्रेजी राज्य में उन्नति करने की बात चाहता है, किंतु भारत के उठने की आशा न देखकर अपनी छाती में कटार का आघात कर लेता है, मतलब वो आत्महत्या कर लेता है। कौन? भारत भाग्य। प्रस्तुत नाटक में भारत की दीनहीन पतित दशा और उसके प्राचीन गौरव का चित्रण करना भारतेंदु का मुख्य उद्देश्य था। अंत में उन्होंने अपनी घोर निराशा का परिचय दिया है, किंतु भारतेंदु कालीन भारतीय जीवन की परिस्थितियों का अध्ययन करने से यह स्पष्ट हो जाता है, ज्ञात हो जाएगा कि उस समय प्रकाश की कोई रेखा प्रकट भी तो नहीं हुई थी। वास्तव में भारतेंदु ने अपनी इस रचना में यथार्थवादी दृष्टिकोण ग्रहण किया है। अगला पॉइंट देखें तो भारत दुर्दशा की कथा राष्ट्रीय एवं सामाजिक उत्पाद्य है। भारत की करुणाजनक परिस्थिति उसका प्रधान आधार है। भारतेंदु ने समकालीन भारतीय सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन को आधार मानकर इस नाटक का संगठन किया गया है। अच्छा, अभी जिसने पेपर दिया होगा अभी रिसेंटली में
तो उसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन आया था और बिल्कुल आगे से जो पेज नॉर्मली लोग छोड़ देते हैं वहां से प्रश्न किया गया था। तो इसमें भी यही था कि साहित्य का आधार क्या माना है, तो धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, तो सबने ज्यादातर लोगों ने सांप्रदायिक लगा दिया था, है ना। लेकिन सांप्रदायिक उसमें था, सांस्कृतिक नहीं था उसमें, ऐसा ऑप्शन बना था। आपका प्रश्न सही हुआ था या गलत, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसलिए देखिए अब कितनी गूढ़ चीजें पूछी जा रही हैं। अब सब बोलते हैं कि शुक्ल की पुस्तक पढ़िए, शुक्ल की पुस्तक पढ़िए, तो क्यों बोलते हैं? इसी वजह से बोलते हैं कि जब भी एग्जामिनर को लगता है कि कुछ नया प्रश्न बनाना है मुझे, तो इसी प्रकार से बिल्कुल इनिशियल पेज आप देखेंगे भूमिका के रूप में वो आता भी है। भूमिका में तो कई सारी चीजें लिखी हैं और उससे पहले भी एक पेज है। अभी तो मेरे पास बुक अभी यहाँ पास में नहीं, तो मैं आपको बताती कि कहाँ से प्रश्न बना हुआ था, है ना। तो आप जान रहे होंगे, अगर आपके पास में बुक है तो उसको जरूर देखिएगा, उस प्रश्न को मैच करके देखिएगा कि हाँ ये प्रश्न पूछा गया था और यहीं से पूछा गया था। भारत की अधोगति में यदि विदेशी आक्रमणकारियों और शासकों का हाथ था तो स्वयं भारतवासियों का भी कोई कम हाथ नहीं था। ऐसी परिस्थिति में उन्होंने अंग्रेजी राज्य की अच्छाइयों को ध्यान में रखते हुए और उसकी कुरीतियों की निंदा करते हुए जनहित पर जोर दिया। नाटक में लेखन ने अपने भावों का मानवीकरण उपस्थित किया है। वास्तव में नाटककार ने जो प्रसंग उठाया है उसका सफलतापूर्वक और प्रभावोत्पादक ढंग से निर्वाह भी किया है, इसमें शिथिलता कहीं नहीं है। भारत दुर्दशा में भारत दुर्दैव के प्रयास में उत्साह होने के कारण वीर रस और भाग्य रस की अवस्था में करुण रस माना जाएगा। तो देखिए जो भारत दुर्दैव है वो उसमें वीर रस है, क्योंकि वो तो नाश चाहता है ना। और जो भारत दुर्दैव नाश चाहता है, लेकिन जो भारत भाग्य है उसकी जो दशा है, क्योंकि वो कटार से आघात कर लेता है अपनी छाती पर और वो मर जाता है अंततः, तो उसमें करुण रस दिखलाया गया। तो दुखांतक नाटक की श्रेणी में ये आता है। हास्य के लिए भी उसमें कहीं कहीं उपयुक्त स्थल आ गए हैं। भारतेंदु की इस रचना में तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन के जीते जागते चित्र मिलते हैं। उसमें हमें भारत के उत्थान और पतन की कहानी भी मिलती है। उन्होंने रोग, कर मतलब जो टैक्स लिया जाता था, महा, आलस्य, धनहीनता, बलहीनता, विधा, पारस्परिक फूट और कलह, यवनों के कारण दुख, पाश्चात्य सभ्यता का अंधानुकरण, धार्मिक अंधविश्वास, छुआछूत, भूत प्रेत और अनेक देवी देवताओं की पूजा, दुर्भिक्ष, निज भाषा के प्रति उदासीनता और फलतः अधपतन, नाना प्रकार के मतों का बाहुल्य, अनैक्य, असंगठन आदि का उल्लेख कर भारत में चारों ओर छाए हुए अंधियारे का अत्यंत शोभपूर्ण शब्दों में वर्णन किया। तो देखिए कितनी सारी उन्होंने चीजों को लेकर के अब इस नाटक की रचना की है। मतलब सारी ही चीजें इसमें समाहित है, जितनी भी जो भारत दुर्दशा का कारण है उन सबको इन्होंने इस नाटक के थ्रू समेट दिया है। अंग्रेजी राज्य में दिन रात की कलह और अशांति से छुटकारा, विविध वैज्ञानिक साधनों का सुखोपभोग, वैध शासन, सुंदर न्याय पद्धति, नव्य शिक्षा आदि के कारण उन्होंने अंग्रेजी राज्य के गुणगान किए। प्रगति की इच्छा से उन्होंने अंग्रेजों द्वारा प्रचलित सुधारों की सराहना की और उन्हें ग्रहण भी किया। किंतु नवीन शिक्षा प्राप्त कर मध्यम वर्ग ने देश को उन्नति के मार्ग पर अग्रसर करने की चेष्टा भी की और देश के शासन में भाग लेने की आकांक्षा प्रकट की। अंग्रेजी सरकार ने के सामने अपनी मांगे पेश करने के साथ साथ भारतेंदु सामाजिक और धार्मिक क्षेत्रों में जनता को सुधारने और उसे उन्नति के मार्ग की ओर अग्रसर करने के लिए सदा प्रयत्न करते रहते थे। वास्तव में सभी दृष्टियों से भारतेंदु की यह रचना एक सफल रचना है और हिंदी साहित्य में उसका गौरवपूर्ण स्थान है। भारत दुर्दशा नाटक के महत्वपूर्ण कथन अब देख लेते हैं। सबसे पहला कथन है, जय जय सतयुग थापन करन, नासन मलेच्छाचार, कठिन धार तरवार कर, कृष्ण काल की अवतार। मंगलाचरण होता है। फिर सबसे पहले अंक में एक योगी आता है और गाता है, रोहूं सब मिलके आवहूं भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा देखी जाई। तो ये लावनी गाता है एक योगी। दूसरा अंक अगर देखें, दूसरा कथन देखें तो उसमें है, अंग्रेज राज सुख साज, सबे सब भारी, पैदन विदेश चली जात, इहे अति ख्वारी। योगी ही गाता है पहले अंक में। फिर चौथा है, आज हम उसी भूमि को देखते हैं कि शमशान हो रही है। अरे यहाँ की योग्यता, विद्या, सभ्यता, उद्योग, उदारता, धन, बल, मान, दृढ़चित्तता, सत्य सब कहाँ गए? अरे पामर जयचंद, तेरे उत्पन्न हुए बिना मेरा क्या डूबा जाता था, हाय अब मुझे कोई शरण देने वाला नहीं। तो ये दूसरे अंक में भारत कहता है। फिर को नहीं पकड़त मेरो हाथ, 20 कोटि सुत होत फिरत में, हाहा होय अनाथ, दिन दिन विपत्ति बढ़त, सुख छीजत देत को नहीं साथ, सब विधि दुख सागर में डूबत थाई उबारो नाथ। दूसरे अंक में भारत कहता है।
फिर छठवां वक्तव्य है, प्राण देना तो कायरों का काम है, क्या हुआ जो धन मान सब गया, एक जिंदगी हजार नियामत है। तो दूसरे अंक में ये निर्लज्जता कहती है। ठीक है, अब कह दो मैम ये याद कैसे करेंगे, तो याद तो नहीं होगा, तो याद अब वाकई में नहीं होगा। कितनी बार आप इसको रटेंगे, क्योंकि अब माइंड उतना तो नहीं है कि हम इसको रटने के लिए बैठ जाएं। रटेंगे तो हो भी सकता है याद हो जाए, लेकिन अभी क्या है ना, आपको उस पर वार करना पड़ेगा जहां पर आपको सोचना ही ना पड़े। आप सोचे और एकदम आ जाए माइंड में कि हाँ ये हमने निर्लज्जता का कथन पढ़ा। वो कैसे होगा, जब आप पूरी पिक्चर देख लेंगे। पिक्चर कैसे देख लेंगे, मतलब जब आप मूल टेक्स्ट को पढ़ लेंगे। तो कोई भी मान लीजिए किसी हीरो है या हीरोइन है, तो हीरो ने हीरोइन से क्या कहा वो तो आपको आसानी से याद हो जाता है ना। तो इसी प्रकार से ये भी है, ये साहित्य है। साहित्य को जितना पढ़ेंगे, समझ जितनी विकसित होगी, उतने ही प्रश्न आपके हल भी होते चले जाएंगे। ठीक है, तो प्राण देना तो कायरों का काम है, क्या हुआ जो धन मान सब गया, ये निर्लज्जता कहती है। उपजा ईश्वर कोप से ओब आया भारत बीच, छार खार सब हिद करूं मैं तो उत्तम नहीं नीच, मरी बुलाऊं देश उजाड़ूं महंगा करके अन्न, सबके ऊपर टिकस लगाऊं धन है मुझको धन, मुझे तुम सहज न जानो जी, मुझे एक राक्षस मानो जी। खुद ही कहता है भारत दुर्दैव तीसरे अंक में। फिर अगला है, कुछ पढ़े लिखे मिलकर देश सुधारना चाहते हैं, हा हा एक चने से भाड़ फोड़ेंगे, ऐसे लोगों को दमन करने को मैं जिले के हाकिमों को ना हुक्म दूंगा कि इनको डिसलॉयल्टी में पकड़ो, और ऐसे लोगों को हर तरह से खारिज करके जितना जो बड़ा मेरा मित्र हो उसको उतना बड़ा मेडल और खिताब दो। तो भारत दुर्दैव तीसरे अंक में कहता है। अगला कथन है, हमारा नाम है सत्यानाश, आए हैं राजा के हम पास, धर के हम लाखों ही भेष, किया चौपटी है सारा देश, बहुत हमने फैलाए धर्म, बढ़ाया छूत छात का कर्म, होके जयचंद हमने एक बार खोल ही दिया हिंद का द्वार। सत्यानाश फौजदार कहता है तीसरे अंक में। तो देखिए ऐसे कथन तो नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे, देखिए हमारा नाम है सत्यानाश, तो ये कथन किसका है तो पूछ ही नहीं सकते, क्योंकि सत्यानाश इसमें आ ही गया नाम है ना। तो एग्जामिनर भी ऐसे प्रश्न पूछता है जो आपकी सोच से बाहर हो, और आप सोचे कि अच्छा ये इसका आंसर होगा, जैसे अभी हुआ था है ना, जो शुक्ल की पुस्तक में सबने सांप्रदायिक लगा दिया, जबकि वो गलत माना गया था, सांस्कृतिक नहीं माना था उन्होंने, सांप्रदायिक आधार माना है। रचि बहु विधि के वाक्य पुराणन माही घुसाए, शैव शाक्त वैष्णव अनेक मत प्रगति चलाए, अपरस सोलह छूत रचि भोजन प्रीति छुड़ाए, किए 3 13 सब चौका चौका लाए, रच के मत वेदांत को सबको ब्रह्म बनाए, हिंदुन पुरुषोत्तम कियो तोरी हाथ अरुपाए। सत्यानाश फौजदार, हाँ ये पूछा जा सकता है, ये सत्यानाश फौजदार का है, तीसरे अंक में कहता है। अगला है, फिर महाराज जो धन की सेना बची थी उसको जीतने को भी मैंने बड़े बांके वीर भेजे, अपव्यय अदालत फैशन और सिफारिश इन चारों ने सारी दुश्मन की फौज तितिर बितिर कर दी। तो ये कथन सत्यानाश फौजदार का ही है, तीसरे अंक में। फूट डाह लोभ भय उपेक्षा स्वार्थपरता पक्षपात हठ शोक अश्रुमार्जन और निर्बलता, इन 1 दर्जन दूती और दूतों का शत्रुओं की फौज में हिला मिलाकर ऐसा पंचामृत बनाया कि सारे शत्रु बिना मारे घटा पर के गरुण हो गए। फिर अंत में भिन्नता गई, इसने ऐसा सबको कोई की तरफ फाड़ा कि भाषा धर्म चाल व्यवहार खाना पीना सब एक एक योजन पर अलग अलग कर दिया गया। सत्यानाश फौजदार कहता है तीसरे अंक में, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा तासु दुगुन कपि रूप दिखावा, रोग कहता है चौथे अंक में। अगला है, धनवंतरी और कशिराज दीवोदास का अब समय नहीं है, और न सुश्रुत वाग भट्ट चरक ही है, वैद की अब केवल जीवित के हेतु बची है, काल के बल से औषधों के गुणों और लोगों के प्रकृति में भी भेद पड़ गया है। तो ये रोग कहता है चौथे अंक में। तो देख रहे हैं, रोग आया है, डिसलॉयल्टी है और सत्यानाश फौजदार है, तो किस प्रकार से प्रतीकों के माध्यम से भारत की दुर्दशा का चित्रण भारतेंदु जी करते हैं। आगे का कथन है कि रहने दो जमी पर मुझे आराम यही है, छेड़ो ना नक्शे पा है मिटाना नहीं अच्छा, उठ करके घर से कौन चले यार के घर तक, मौत अच्छी है पर दिल का लगाना नहीं अच्छा। अलग से कहता है, इतना आलसी है कि उठने में भी उसको मौत आ रही है। को नृप हो हमें ना हानि, छोरी चांदी नहीं हो बरानी, जन्म को सुखपूर्वक व्यतीत करना, अजगर करे ना चाकरी पंछी करे ना काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। ये भी आलस्य का कथन है, और ये पूछा भी गया था एक बार मैच द फॉलोइंग में। संसार में 4 मत बहुत प्रबल हैं, हिंदू बौद्ध मुसलमान और क्रिस्तान। नोट कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है कि संसार में 4 मत कौन कौन से प्रबल हैं भारतेंदु जी के नाटक भारत दुर्दशा के अनुसार। तो हिंदू बौद्ध मुसलमान और क्रिस्तान। इन चारों में मेरी 4 पवित्र प्रतिमूर्ति विराजमान है, सोमपान बेराजपन शराबुन बुनत हुरा और बाप टेजिंग वाइन। तो ये मदरा कहती है, ठीक है, तो ये सब नाम होंगे वाइन के।
प्रवृत्ति रेशा भूताना कहते हैं और भगवान गीता में कहा गया है लोके व्यवहार मिष्माद्य सेवा नित्यस्ति जतो, उस पर भी आज की सभ्यता का मूल कारण मैं ही हूँ। मेरा कारण पांचों इंद्रियों का सुख अनुभव दोगुना हो गया है। मैं संगीत और साहित्य की एकमात्र जननी हूँ, फिर कौन है जो मुझसे विमुख हो जाए। मदिरा कहती है चौथा अंक में, जय जय कलयुग राज की, जय महामोह महाराज की, तो ये भी अंधकार कहता है चौथे अंक में। फिर अगला है निहचे भारत को अवनाश, अब जब भारत महाराज विमुख उनसो तुम निज मति करी प्रकाश, तो प्रकाश की बात आ रही है, यहाँ अंधकार कह रहा है। जागो जागो रे भाई सोत निस वैस गावे, जागो जागो रे भाई, तो ये भारत भाग्य कहता है। जो भी कथन देखिए इस प्रकार से आ रहे हैं ना, तो आप कॉमन सेंस का प्रयोग करके भी उत्तर को सही कर सकते हैं, लेकिन कॉमन सेंस हर जगह काम नहीं करता है, कभी कभी प्रश्न गलत भी हो जाते हैं। इसी वजह से मूल टेक्स्ट को आप पढ़ लेंगे तो जितने भी डाउट्स हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। भारत के भुजबल जग रक्षित, भारत विद्या लही जग शिक्षित, ये छठवें अंक में भारत भाग्य गाता है। फिर अगला है जिस भारतवर्ष का सिर व्यास वाल्मीकि कालिदास पाणिनि शाक्य सिंह बाणभट्ट प्रभृति कवियों के नाम मात्र से अब भी सारे संसार से ऊंचा है, उस भारत की यह दुर्दशा। जिस भारतवर्ष के राजा चंद्रगुप्त और अशोक का शासन रूम रूस तक माना जाता था, उस भारत की यह दुर्दशा। जिस भारत में राम युधिष्ठिर नल हरिश्चंद्र रतिदेव शिवी इत्यादि पवित्र चरित्र के लोग गए हैं, उसकी यह दशा। हाय भारत भैया उठो, तो ये भारत भाग्य छठे अंक में कहता है। तो ये मुख्य मुख्य कथन थे, और जब आप नाटक पढ़ेंगे ना तो इसी प्रकार से कथन आपको देखने को मिलेंगे। अब देखिए रामविलास शर्मा क्या कहते हैं भारत दुर्दशा नाटक के बारे में। वे कहते हैं कि भारत दुर्दशा में उन्होंने अर्थात भारतेंदु जी ने पढ़े लिखे लोगों को भी अकेले कुछ ना करने में असहाय दिखलाया है। तो यह वक्तव्य पूछ लिया जाएगा क्योंकि ये संबंधित है आपके भारत दुर्दशा नाटक से। तो रामविलास शर्मा का कथन है। अंत में नाटक का प्रमुख उद्देश्य है तत्कालीन भारत की दुर्दशा को दिखाना एवं दुर्दशा के कारणों को कम कर दुर्दशा करने वालों का यथार्थ चित्र उपस्थित करना। व्यंग्य इस नाटक का प्रधान गुण है। समाज व्यवस्था, धर्म व्यवस्था, सरकारी व्यवस्था, देशवासियों तथा समाज सुधारकों सभी पर तीखे व्यंग्य दिखाई देते हैं। इसमें भारतेंदु जी की राजभक्ति तथा भारत का धन विदेश जाने की चिंता साफ साफ नजर आती है। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पैधन विदेश चली जात इहे अति ख्वारी। तो इस प्रकार से भारतेंदु जी इस दुर्दशा का चित्रण बहुत ही अच्छी तरीके से प्रतीकों के माध्यम से किया है। ठीक है, आशा करती हूँ कि आपको थोड़ा तो समझ में आया होगा, और ज़्यादा समझने के लिए मूल टेक्स्ट को पढ़ लीजिएगा, और जल्द ही मैं मूल टेक्स्ट भी पढ़ा दूंगी। और रही बात मैंने नोट्स बनाए थे, तो जो जो आपको समझ में आया मैं भी वैसे ही उसी तरीके से, कोई बहुत सुंदर तरीके से नोट्स नहीं बनाए थे, लेकिन फिर भी टेलीग्राम चैनल पर मैं दोनों पेज जो थे मेरे शॉर्ट में जो मैंने बनाए थे वो मैं शेयर कर दूंगी। ठीक है, तो बाकी अगर जो भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। बाकी जो ये जो पीडीएफ है ये मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी। बस आपको अभी अपनी कलम पर भरोसा रखना है और अपने नोट्स तैयार करने हैं। ठीक है, मैं बार बार कहूंगी जब जब मैं आपको वीडियो शेयर करूंगी या फिर पीडीएफ शेयर करूंगी, आपका एफर्ट होना ज्यादा जरूरी है। कितना भी कंटेंट आप इकट्ठा कर लीजिए, कहीं कहीं से भी इधर उधर से बटोर लीजिए, लेकिन जब तक आप स्वयं पढ़ेंगे नहीं तब तक चीजें नहीं होंगी। एक किताब रखिए, एक सोर्स रखिए, और उस सोर्स को ही कम से कम 4 से 5 बार पढ़िए। ठीक है, तो ऐसे ही आप जब करेंगे तो आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक सभी अभ्यर्थियों का हृदय की गहराई से प्रेमपूर्वक धन्यवाद।